अब हम चल रहे हैं संसाधनों को समझने, संपत्ति को समझने कि संसाधन और संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से था समाज में, क्योंकि मूल तौर पर सारी चीजें संसाधनों पर आकर ही टिक जाती है। सब चीज क्या है, जिसके पास जितने रिसोर्स होंगे वो उतना ही संपन्न और शक्तिशाली होगा। आज अमेरिका अगर इतना शक्तिशाली है तो उसके पीछे क्या है, उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, चाहे वो सैनिक संसाधन हो, उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, इसलिए वो दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट पावर देश बना बैठा है। और अगर उसके संसाधन उसे छिन जाए तो उसकी पावर भी उसके हाथ से निकल जाएगी। सारा खेल है संसाधनों को। ब्रिटेन बर्बाद हुआ, ब्रिटेन अगर युद्ध नहीं लड़ता तो वो दुनिया का सबसे अमीर देश आज भी बना रहता। फ्रांस भी नहीं लड़ता तो वो दुनिया का आज भी अमीर देश बना रहता। इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। तो यही समाज में भी बात आती है। समाज में जो आज ताकतवर है उसके पास संसाधन सबसे ज्यादा है। अंबानी साहब, अडानी साहब या टाटा साहब या बिरला साहब, महेंद्रा साहब, ये लोग इतने ताकतवर हैं तो क्यों है? क्योंकि इनके पास संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे वो आप संपत्ति ले लें, चाहे आप रिसोर्सेज ले लें, इनके पास बहुत मात्रा में है। तो यही चीज यहां पर भी आप चल रहे हैं समझने। हमारे समाज में भी संसाधनों का बंटवारा कैसा था, संसाधनों का बंटवारा समाज ने आपस में कैसा कर रखा था, और इसमें जातियों की क्या भूमिका थी, इसमें लिंग का क्या योगदान था, ये सारी बातें आप चल रहे हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं संसाधन एवं प्रतिष्ठा, संपत्ति का अधिकार, आधार, लिंग। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया है भारत देखिए सिंधु घाटी काल में भारत एक पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। और वैदिक काल जहां दोनों के पास समान अधिकार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे समाज में पितृसत्तात्मकता प्रभुत्वशाली होती चली जाती है। हमारे समाज में पितृसत्तात्मक का अधिपत्य स्थापित होने लगता है। तो पितृसत्तात्मकता जब आती है तो सत्तात्मकता का प्रमुख आधार होता है पुत्र। लिंग के आधार पर भेदभाव होने लगता है। पुत्री को घर में रख दिया जाता है और पुत्र को सामाजिक बनाया जाता है। यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति थी आज तक, आज भी है। आज भी आप देखेंगे जिस प्रकार के अधिकार पुत्र को दिए जाते हैं, उस प्रकार के अधिकार, उस प्रकार की छूट पुत्री को कदापि नहीं दी जाती है। यह आप समझ लीजिए। आज भी समाज में आप देखिए महिलाएं ही महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। महिलाएं ही महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अगर पिताजी कह रहे हैं कि पुत्री का विवाह होना चाहिए तो माताजी ये कदापि नहीं कहेंगी कि पुत्री का विवाह नहीं, पुत्री को पढ़ाया जाना चाहिए, ये कदापि नहीं कहेंगी। या पुत्री कह रही है कि मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूं, तब भी मम्मी साथ देने वाली नहीं है। मम्मी साथ किसका देंगी? मम्मी साथ पापा का ही देंगी, क्योंकि उनकी मानसिकता पर भी पितृसत्तात्मकता हावी है। उनका भी ये मानना है कि जो मेरे पुरुष सोच रहे हैं मेरी पुत्री के लिए वो ही उचित है। ये पितृसत्तात्मकता का प्रभाव है, ये उनकी गलती नहीं है। पहली बात तो ये समाज ने उनके मस्तिष्क में बिठा दिया है कि आपको अपने पति के खिलाफ नहीं जाना है। आपका पति आपका स्वामी है, आपका देवता है, भगवान है। ये हमारे समाज ने उनके मन में बिठा दिया है, और ये एक दिन में नहीं बिठाया गया, ये एक लंबे समय से चला आ रही पद्धति। एक दिन में कुछ नहीं हुआ। जातिवाद एक दिन में स्थापित नहीं हुआ, वर्ण व्यवस्था एक दिन में स्थापित नहीं हुई। इसे स्थापित करने में हजारों साल लगे हैं। हजारों साल से ये शोषण चला आ रहा है, और महिलाओं का शोषण तो आज भी खत्म नहीं हुआ है। महिलाओं के साथ शोषण आज भी हो रहा है, और उनके खुद के घर में होता है और उनको पता तक नहीं चल पाता। उनको रीतियां बता दी जाती। ये तो परंपरा है पुत्री, ये तो परंपरा है। साला वही परंपरा लड़के के लिए बदल जाती है, पर क्यों बदल जाती है भाई उसके लिए? हाँ, उसके ऊपर भी तो वही परंपरा ला दी है ना। हमारे लिए अलग परंपरा, उसके लिए अलग परंपरा। क्या वो हमारे बिना समाज का निर्माण कर लेगा?
कभी किसी ने प्रश्न करा? क्या हम समाज के अभिन्न अंग नहीं है? प्रश्न करिए इस चीज को। पर प्रश्न करने के लिए आत्मशक्ति आनी चाहिए, और यह आत्मशक्ति आएगी कैसे? ज्ञान से। लड़कियों को ज्ञान से भी बहुत दूर रखा गया। लड़कियों को एक लंबे समय तक ज्ञान से बहुत दूर रखा गया। यह माना जाता था इनको तो पराये घर जाना है, इनको पढ़ने की क्या जरूरत, क्या करेंगी ये पढ़कर। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि एक लड़की पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक परिवार पढ़ता है। और लड़का परिवार नहीं पढ़ाता कभी भी, लड़का घर से बाहर ही रहता है। ये तो हकीकत है। वो कभी भी एक बच्चे को पालने का काम मां करती है, ये तो हकीकत है। और 7 साल में जितना बच्चे का विकास, मानसिक विकास होता है ना, उतना फिर नहीं होता। और 7 साल तक बच्चा घर में ही खेलता कूदता, मां ही उसका सबसे बड़ा संसार होती है। और अगर मां शिक्षित है तो बच्चा भी शिक्षित होगा, और अगर मां मूर्ख है तो बच्चा भी वो कौशल नहीं सीख पाएगा जो वो सीख सकता था। देखो सीखेगा तो है ही बाद में, लेकिन वो कौशल जो वो छोटी उम्र में सीख सकता था वो नहीं सीख पाएगा। और आज के टाइम पर आप देखो हमारे समाज में बच्चों को, आप 12वीं क्लास में आ जाते हैं बच्चे और उनको रीडिंग नहीं आती। उनको रीडिंग नहीं आती, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनको 1 साल से लेके 7 साल तक कुछ सिखाया ही नहीं गया, उनको शब्दों का ज्ञान ही नहीं दिया गया ऐसा ही ढंग से। और अगर वही माँ पढ़ी लिखी होती तो क्या होता? माँ पढ़ी लिखी होती तो अपने बच्चे को पढ़ाती, क्योंकि वो भी पढ़ाई का महत्व जानती है। और जब वो पढ़ाई का महत्व जानती है तो वो पढ़ाएगी। देखो हर सिक्के के दो पहलू हैं। हर लड़की खराब नहीं है, हर लड़का खराब नहीं, हर पिता खराब नहीं है। समझ में आई बात? समाज में हर प्रकार के लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर लड़की खराब है, हर लड़की अपनी सास को मारती है, हर सास अपनी बहू को मारती, ये कदापि सत्य नहीं, ये कदापि सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये समाज आज इतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहा होता, बर्बाद हो चुका होता। तो ये सत्य नहीं है। समाज अच्छा है, बहुत अच्छाइयां हैं समाज में, लेकिन बुराइयां भी इसी समाज में है। और ये हमारा दायित्व है कि हम उन बुराइयों को समझें और उन्हें बाहर करने का प्रयास करें, जैसे कि अब आज के टाइम पर हम कर रहे हैं। आज हम लड़कियों को वो मौके, वो अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और आज के पिताओं को भी ये चीज स्वीकारना पड़ेगा और अपनी पुत्रियों को वो अवसर प्रदान करने पड़ेंगे जिससे कि वो अपने सपनों की उड़ान भर सकें। और ये हर लड़की को पता है कि समाज में दोनों लिंगों का एक समान महत्व है, सबको पता है। तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको उसकी जरूरत है, उसको आपकी जरूरत है। आप पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप चाह कर भी एक दूसरे से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, दूर नहीं जा सकते। समझ में आई बात? आपको अट्रैक्ट ही होना है। तो यही समाज यहां पर भी है। और इतिहास वास्तविक तौर पर समाज का ही चरित्र है। और अगर आपने समाज नहीं समझा तो आपने इतिहास नहीं समझा। आइए अब समझते हैं। और लड़कियों को खासकर संपत्ति से दूर ही रखा गया है सदैव, कि तुम स्त्री धन लो और तुम जाओ, फिर मत आना मांगने के लिए, जो भी है वो अब भाई का है। लेकिन आज के समय पर परिस्थितियां बदल रही हैं। आज के समय पर यह माना जाता है कि पुत्री का भी अपने पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना पुत्र का। ठीक है, पर पहले ऐसे नहीं था। और ये ब्राह्मणों ने ही किया है और किसी ने नहीं किया। मनुस्मृति में साफ स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया था कि स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जो दहेज मिलेगा सिर्फ वही उनकी अपनी संपत्ति है। ये महर्षि मनु जी ने लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। ये मेरा कहा कुछ नहीं है, तो इसका मैं उत्तरदायी नहीं हूं। ठीक है, महर्षि मनु जी का ही ये कथन है कि स्त्रियां समाज में सिर्फ घर को सजाने के लिए हैं, उनका कोई सामाजिक दायित्व नहीं है। उनका जो भी दायित्व है वो पारिवारिक दायित्व है, गृहस्थ दायित्व है। सामाजिक दायित्व सारा का सारा पुरुषों का है। मैंने शब्द क्या प्रयोग किए हैं?
सामाजिक दायित्व नहीं है, सारे के सारे पारिवारिक दायित्व हैं, सारे के सारे गृहस्थ दायित्व हैं। शब्दों को बहुत तोल मोल कर प्रयोग किया है मैंने ये कदापि नहीं कहा कि लड़कियों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, सामाजिक अधिकार नहीं है, पारिवारिक अधिकार है, गृहस्थ अधिकार है। ये कदापि नहीं कह रहा हूं कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। समझ में आई बात? सामाजिक मतलब समाज में आपका कोई वो नहीं है रोल। समाज में जो रोल है वो सारा का सारा पुरुष का है। आइए पढ़ते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि विभिन्न वर्गों का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उदय हुआ। उनकी सामाजिक स्थिति अथवा वर्चस्व उनकी आर्थिक स्थिति के संबंधित था, अर्थात उनका सामाजिक स्थान अथवा पद इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण था। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हम संसाधनों पर नियंत्रण के सामाजिक आश्रय का परिणाम परीक्षण करें। देखो, सारी चीज संसाधनों पर ही आकर टिक जाती है। जिसके पास जितनी जमीन होगी वो उतना ही ताकतवर होगा। उस समय सबसे बड़ा संसाधन कुछ था तो वो क्या था? जमीन। आज भी सबसे बड़ा संसाधन कुछ है तो वो क्या है? जमीन। जिसके पास जितनी जमीन है वो उतना ही ताकतवर है, उतना ही ताकतवर है, उसका उतना ही वर्चस्व है समाज में। जितनी जमीन उतनी ताकत। तो जिसने जितनी जमीन पर नियंत्रण स्थापित किया उसका समाज में उतना ही। अब साम्राज्यवाद क्या था? साम्राज्यवाद क्या है? अपने अपनी अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार है ना। भौगोलिक सीमा का विस्तार मतलब अपनी भूमि का विस्तार। और जितने ज्यादा आपके पास भूमि आएगी उतना ज्यादा आपके पास क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, है ना। समझ में आई बात? तो ये आप ये जानिए, लड़कियों को एक लंबे समय तक संसाधनों से दूर रखा गया। और सबसे बड़ा संसाधन इस धरती पर कुछ है तो वो धरती ही है। धरती से बड़ा संसाधन इस धरा पे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रकरण वह है जिसमें उल्लेख है कि कौरवों एवं पांडवों के बीच दीर्घ काल से चली आ रही प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्य के परिणाम स्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्वित क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। कौरवों के धोखे के कारण युधिष्ठिर एक एक करके अपना स्वर्ण, सेना, कोष, राज्य एवं प्रजा की संपत्ति अपने अनुजों एवं उसके बाद स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे। इसके बाद उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। तो ये सारी चीजें संपत्ति। अब यहां पर देखो, एक स्त्री को क्या माना गया है? एक संपत्ति माना गया। किसकी संपत्ति? पुरुष की संपत्ति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कदापि मुझ पे मत लेना। यहां पर आप अपने आप को संपत्ति माने, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप मेरे को कैसे संपत्ति मान सकते हैं? मैं भी इंसान हूं भाई। मेरे पे मान लिया मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, परंतु मेरा भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मुझे आप कैसे बेच सकते हैं? मुझे आप कैसे दांव पे लगा सकते हैं? आप देखिए, महाभारत में ये जो दिखाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी समाज में और आज भी क्या है। आज भी महिलाओं की स्थिति समाज में क्या है, ये बताने की कोशिश की जा रही है आपको इस कथन के माध्यम से। धर्मशास्त्रों में भी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित इसी प्रकार के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति एवं जायदाद पर पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग होना चाहिए, परंतु स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। वही बात कही ना जो मैंने आपसे कही, वही बात है ना। मनुस्मृति क्या कह रही है? ऋषि मनु क्या कह रहे हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्रों का तो अधिकार है, परंतु पुत्री अर्थात स्त्रियां अपने पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मांग सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि मनु कह रहे हैं। ये मेरा कथन कदापि नहीं है। ठीक है,
आगे सुनिए। परंतु स्त्री को विवाह के अवसर पर जो उपहार आदि मिलते थे उन्हें स्त्री धन कहा जाता था और उन पर केवल उसी स्त्री का पूरा अधिकार होता था। वरन इस संपत्ति को उसकी संतान भी विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस प्रकार स्त्री धन कही जाने वाली संपत्ति पर पति के किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। ये देख लो आप, जो भी आपको दहेज में चीज मिल रही है उस पर पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ आपका है, उसके अलावा कदापि किसी का नहीं है। तो आज आप देख लीजिए हमारे देश में कब से स्त्री धन के नाम पर चीजें चली आ रही हैं। जो भी दे रहे हो आप अपनी बेटी को दे रहे हो, जो भी दे रहे हो अपनी बेटी को दे रहे हो, और उसी बेटी को देने के चक्कर में बाप पूरा लुट जाता है। अरे भैया अपनी जमीन का टुकड़ा दे दे, काम खत्म करना। समझ में आई बात? वो रहेगा तो वो जिंदगी भर काम आएगा, और ये स्त्री धन साला एक दिन बाद खत्म हो जाएगा। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, लेकिन उसकी एक उम्र सीमा है, वो जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। समझ में आई बात? उसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, वो कब तक चले, लेकिन इनकी सबकी एक उम्र सीमा है। आप गाड़ी भी दे रहे हो, कार दे रहे हो, तो कितने 25 साल 30 साल, इससे ज्यादा कहां चलेगी? समझ में आई बात? तो स्त्री धन पर संपत्ति नहीं दी गई, इसलिए नहीं दी गई जिससे कि स्त्रियां अपने आप पुरुष के अधीन हो जाएं। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता मैंने आपको बताई रखी है, कौन सी है? आर्थिक स्वतंत्रता। और महिलाओं के पास कोई आर्थिक स्वतंत्रता का आधार ही नहीं था, जिस कारण से एट द एंड उन्हें अपने पति के अधीन होना ही पड़ता था। कितना स्त्री धन दे दोगे भाई आप? कितना स्त्री धन दे दोगे? एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप संपत्ति ले रहे हो तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक आप बेचते नहीं हो अपनी मूर्खता से, वो तब तक खत्म होने वाली चीज नहीं है। समझ में आई बात? वो हमेशा आपको देती रहेगी। वो एक कैपिटल गुड है। क्या है वो? कैपिटल गुड है, जिससे पैसे से पैसा बनता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस प्रकार स्त्री धन कही जाने वाली संपत्ति पर पति के किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी गई, परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है कि महिलाएं गुप्त तौर पर कोई भी धन नहीं रख सकती। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति कह रही है कि लड़कियों को किसी भी प्रकार से गुप्त संपत्ति रखने का, गुप्त धन रखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जो भी धन रखना है उन्हें अपने पति को तो बताना ही बताना है कि हे स्वामी, मैंने ये धन आपसे छुपा कर रखा है, क्या मैं छुपा के रख सकती हूं? तो कैसे छुपा के रख पाओगी आप? लेकिन होता तो रखती तो है फिर भी। उपयुक्त विवरण से एक बात स्पष्ट है कि शास्त्रों ने स्त्रियों के संपत्ति अथवा संसाधन पर अधिकार को मान्यता नहीं दी है। इस बात के छुटपुट संकेत तो मिलते हैं कि राजकीय परिवारों अथवा समृद्ध एवं उच्च परिवारों की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, परंतु सामान्यतः भूमि, पशु एवं धन अथवा संपूर्ण संसाधनों एवं जायदाद पर पुरुषों का ही अधिकार होता था। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि प्रभावती गुप्त के हाथों में वकाटक वंश की राज सत्ता आ गई थी, परंतु वह मात्र परिस्थितिवश था और इस कारण था कि उनके पुत्र अल्पवयस्क थे और उनकी संरक्षिका के रूप में प्रभावती ने सत्ता का वहन किया। परंतु यह एक अपवाद मात्र था अथवा परिस्थिति जन्य था, जिससे स्त्री के संपत्ति संबंधी अधिकारों का कोई मानक स्थापित नहीं होता। इस संबंध में यही निष्कर्ष उचित होगा कि स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधन पर उसके नियंत्रण की भिन्नता के कारण अधिक प्रखर हुई। तो लड़कियों और लड़कों में ये जो अंतर आया ना, ये इसीलिए आया क्योंकि लड़कियों के पास कोई भी संसाधन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। अगर संपत्ति होती, आर्थिक आजादी होती, तो क्यों भाई किसी के अधीन कोई रहता? कोई किसी के अधीन है तो है, क्यों है? अगर मैं भी अपने घर वालों के हिसाब से चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं? क्योंकि मैं आर्थिक तौर पर अभी संपन्न नहीं हूं। जिस दिन मैं आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाऊंगा तो फिर मैं भी
घर वालों की बात जरूर सुनूंगा, करूंगा पर अपने मन की। समझ में आई बात? अगर उनकी बात सही लगेगी तो उनकी बात भी मान लूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन एट द एंड डिसीजन मेरा होगा जब मैं आर्थिक तौर पर क्या होऊंगा, स्वतंत्र होऊंगा। लेकिन एट ए टाइम मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरे घर वाले कहेंगे, क्योंकि मैं आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हूं। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? मैं आज अभी एट ए टाइम मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं है। तो महिलाओं को तो कभी समाज में आर्थिक स्वतंत्रता मिली ही नहीं, और आज की महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो रही हैं। इसलिए आज आप देखिए चीजें बदल रही हैं और सम्मान भी बढ़ रहा है, और चीजें थोड़ी हचपच भी हो रही हैं कि घर टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब घर टूट रहे हैं। 100 में से 30 का टूटना टूटना नहीं कहलाता, 70 बने पड़े हैं भाई। 70 बहुत वेल सेटल्ड है। इस यहां पर बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन है, गौरी खान और शाहरुख खान है। बड़े बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने, उदाहरण बड़े बड़े। काजोल है, अजय देवगन है, ट्विंकल खन्ना है, अक्षय कुमार है, और बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आप निभाना चाहेंगे तो आप निभा सकते हैं, और अगर आप में केमिस्ट्री नहीं जम रही तो आप चाह कर भी नहीं निभा सकते, चाहे आप कैसे भी रहते हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेश के जीवन से बढ़िया है कि अलग हो जाओ भाई। कलेश मत करो एक दूसरे के जीवन में। कलेश से बढ़िया जीवन क्या है? अलगाव का जीवन। अलग अलग रास्ते पे जाओ, लेकिन सुख और शांति से रहो। तो आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, और इसके बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई है? शिक्षा ने। शिक्षा ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लड़कियों को भी ये बात समझ में आई कि हमारा भी अपना एक अस्तित्व है, और हमारा अस्तित्व तब कायम हो पाएगा जब हम आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होंगे। और आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता का अर्थ है अपने पास संसाधनों को जुटाना, और जब तक हमारे पास अपने संसाधन नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो इतने लंबे समय तक आपके पास संसाधन नहीं थे, ठीक है।